तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सब्जेक्ट है BSKG 171। ठीक है। इसका जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इसका जो पेपर है वो 8 जुलाई 2026 को होने वाला है। ठीक है। 8 जुलाई 2026 को आपका इसका पेपर है। इग्नू एग्जाम है। ठीक है। और ये आपका जो एग्जाम है वो जून 2026 सेशन का है। तो आपके लिए जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं BSKG 171 सब्जेक्ट के अंदर यानी भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अंदर, वो सभी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और आपको वीडियो जो है शुरू से लेकर एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ताकि आपको वीडियो के लाभ मिल सकें। ठीक है। और ये अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो कहीं ना कहीं आपको पेपर का जो आइडिया है वो लग जाएगा और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे। प्लस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको पेपर किस प्रकार से इग्नू के अंदर लिखना है। ठीक है। ये आपको 100% बताऊंगा। और बाकी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, तो आपको वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखना है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट पर। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है जिसका नाम है स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट। वहाँ पे आपको नोट्स, PDF, पेपर, क्वेश्चन पेपर सभी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। दोनों का यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और इन दोनों का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा वीडियो है ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर स्किप करोगे तो आपका नुकसान है बहुत ज़्यादा, और अगर आप पूरा देखोगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है। ये सब आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो अच्छा है, और अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपका लॉस है। ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं है, वीडियो बिल्कुल एवरेज है, तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो, पहले मैं आपको जो है शुरू से बताऊंगा, आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले बताऊंगा कि जो आपका किताब है भारतीय सौंदर्य शास्त्र, इसका क्या अर्थ है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ लोगे तो आपको कहीं ना कहीं बुक के अंदर का जो आइडिया है वो मिल जाएगा। देखो, आपके सब्जेक्ट कोड का नाम है, पहले तो आपको आपका सब्जेक्ट कोड है वो है BSKG 171। ठीक है। और इसके बुक का नाम है भारतीय सौंदर्य शास्त्र। तो इस पूरे बुक में आप कहीं ना कहीं भारतीय सौंदर्य के बारे में पढ़ोगे। सौंदर्य का मतलब सुंदर, जो दिखने में सुंदर हो, ठीक है, बेहतर हो। ठीक है। उसको कहते हैं सौंदर्य। अब सौंदर्य के अंदर काफी चीजें आती हैं, वो सभी आपको यहाँ पर समझना है। एक तरह से आपको समझना है, सौंदर्य शास्त्र के बारे में जानना है। शास्त्र मतलब पूरा ग्रंथ, सौंदर्य मतलब खूबसूरती। तो आप पूरा का पूरा खूबसूरती के बारे में जानोगे, किस चीज में खूबसूरती होती है, जैसे कला हो गया, नृत्य हो गया। ठीक है। ये सभी कहीं ना कहीं भारतीय सौंदर्य हैं। तो आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे, भारत के अंदर क्या क्या सौंदर्य हैं वो आप इसमें पढ़ोगे। यही आपके बुक का पूरा नाम है। तो आगे चलते हैं। अब हमारा जो वीडियो है वो शुरू हो गया है, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। ठीक है। पहले मैं आपको सौंदर्य की परिभाषा बताऊंगा। देखो, सौंदर्य किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार का वह मूलभूत गुण है जो इंद्रियों यानी आंखों को सुख और मन मस्तिष्क को गहरा आनंद, शांति व संतुष्टि प्रदान करना। जैसे मान लो, सौंदर्य उसको कहते हैं जिसको देखने के बाद जो हमारी आंखें हैं, जो हमारा मन है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो कहीं ना कहीं शांत, आनंद हो जाए। ठीक है। आनंद उत्पन्न हो। जैसे मान लो आपने एक बाइक देखा जो बहुत ही सही है, बहुत ज़्यादा उसमें पॉलिश हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा चमकदार बाइक है, उसको आप देखोगे तो आपको देखने का मन करेगा, आप उसको देखते ही रह जाओगे, देखते ही रह जाओगे। ऐसे आपको मान लो कार है, अगर आपने कार को देखा, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लग्जरी है या बहुत ही ज़्यादा सही है, तो वो कहीं ना कहीं अगर सुंदर है तो आप उस कार को देखते ही रह जाओगे, देखते ही रह जाओगे। तो इसको कहते हैं सुंदरता, यानी जिससे आंखों और मस्तिष्क पे कहीं ना कहीं गहरा असर पड़े और उस चीज को हम देखते ही रह जाएं, तो उसको कहते हैं सौंदर्य या सुंदरता। ठीक है। अब भारतीय सौंदर्य शास्त्र का मतलब क्या है, भारत के अंदर क्या क्या सौंदर्य आती हैं। सौंदर्य हर चीज में होता है। ठीक है। पेड़ पौधे, गाड़ी, साइकिल, बाइक, सब चीज में सौंदर्य होता है। कला, संगीत, नृत्य सभी में होता है।
ठीक है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको सौंदर्य का अर्थ बता दिया, यानी सौंदर्य का परिभाषा बता दिया। यहाँ पर आपका एक चीज क्लियर हो गया कि सौंदर्य का मतलब क्या है। अब हमारा जो चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अब शुरू होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले परिभाषा बता दिया, तो इससे आपको ही फायदा मिलेगा। आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि क्वेश्चन आपको सबसे पहले समझ में आएगा, और आपको कहीं ना कहीं जो हमारा बुक है इसके अंदर की आइडिया आपको पूरा का पूरा मिल चुका होगा। ठीक है, तो सौंदर्य का अर्थ यहाँ पे हम समझ चुके हैं। तो आगे चलते हैं। देखो पहला प्रश्न आपके सामने है, सौंदर्य की अभिव्यक्ति के रूप में ललित कला की व्याख्या कीजिए। यानी जो सौंदर्य होता है इसकी अभिव्यक्ति के रूप में जो ललित कला है इसकी व्याख्या करना है। ये जो क्वेश्चन है वो पिछले साल आ चुका है एग्जाम में, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8 जुलाई के लिए आपका जो पेपर है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हो, और आपको ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको अच्छी तरह से समझना है। देखो ललित कलाएं वह रचनात्मक माध्यम है जिनका प्राथमिक उद्देश्य उपयोगिता नहीं बल्कि आत्म अभिव्यक्ति, सौंदर्य बोध और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होता है। ललित कला भारतीय और पाश्चात्य कला परंपराओं को मिलाकर सौंदर्य की अभिव्यक्ति करने वाली 10 प्रमुख ललित कलाओं की व्याख्या निम्नलिखित है। आपको मैं 10 प्रमुख बताऊंगा, वो आगे चलते हैं। देखो ये सभी आपके सामने दिए हुए हैं, ये 10 के 10 हैं। ठीक है, पहला है हमारा चित्रकला। यह रंगों, रेखाओं और आकृतियों के माध्यम से किसी सतह, जैसे हमारा कैनवास हो गया, कागज हो गया, पर भावनाओं और कल्पनाओं को उतारने की कला है। या सीधे मन को छूकर सौंदर्य और विचारों को दृश्य के रूप में देती है। चित्रकला का मतलब होता है जिसको हम देखते हैं, तो यानी चित्रकला मतलब पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग ललित कला में जो है हमारा आ जाता है पहला पेंटिंग। पेंटिंग को हम देखते रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं, कागज के ऊपर जो पेंटिंग बनती है वो। दूसरा हो जाता है मूर्ति कला, यानी मूर्ति की कला की बात करते हैं। मिट्टी, पत्थर, धातु या लकड़ी को, ठीक है, लकड़ी को जो जैसे मान लो हमारा लकड़ी है या कोई भी पत्थर है भी है, उसको कहीं ना कहीं हमने तोड़ा, उस पर कहीं ना कहीं हमने आकृतियां बना दी, कोई कला बना दिया। ठीक है, इसको कहते हैं कहीं ना कहीं मूर्ति कला, यानी मूर्ति की बनावट। तीसरा हो गया वास्तुकला, यानी इसको हम स्थापत्य कला भी कहते हैं। जैसे हमारा भवन हो गया, जैसे मान लो सौंदर्य का मतलब होता है खूबसूरती, सुंदर दिखना, अच्छा दिखना, बेहतर दिखना। तो वास्तुकला का मतलब होता है स्थापत्य कला, जिसमें हमारी मंदिरें आ जाती है। मान लो कोई मंदिर है जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, तो मंदिर भी कहीं ना कहीं सौंदर्य कला के अंदर ही आता है। भवन हो गए, मंदिर हो गए, महल हो गए, ठीक है, स्मारकें हो गई, ये सभी जब निर्माण में कलात्मक और सुंदरता का समावेश होता है तो वो स्थापत्य कला बन जाती है। ठीक है, संगीत कला भी होता है, यानी जो हमारा म्यूजिक होता है, जो गाने होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सुंदर होते हैं। स्वर, लय और ताल के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करने की अमूर्त कला, यह सीधा आत्मा से जुड़ती है और सुनने वाले मंत्र मुग्ध करके परमानंद की अनुभूति कराती है। जो गाने होते हैं जब आदमी सुनता है तो उसको कहीं ना कहीं बेहतर प्रतीत होता है। जो संगीत होता है ये भी कहीं ना कहीं सौंदर्य कला के अंदर ही आता है। अगला हो गया नृत्य कला, यानी नाटक। जो डांस होते हैं, जो भी नाटक होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खास होते हैं, सुंदर होते हैं। देखो जितने भी 10 मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 10 आपके लिए बिल्कुल आसान है। आसान कैसे है, आपको ये हेडिंग समझना है। चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, संगीत कला, नृत्य कला, साहित्य कला, फिल्म कला, फोटोग्राफी कला, डिजिटल कला, यानी ये जितने कला मैंने आपको बताया ना, ये 10 कला है। और ये 10 कला का हेडिंग बना के आपको एक्सप्लेन कर देना है, बस आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। साहित्य कला का मतलब है कहीं ना कहीं छंद, भाषा, अलंकार कैसे हैं। जैसे मान लो कोई कविता है, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे अलंकार है, छंद है, रस है, तो वो जब कविता हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मजा आता है। वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सौंदर्य कला है। सिनेमा यानी फिल्म कला, आधुनिक युग की यह सबसे प्रभावशाली कला है। इसमें दृश्य, संगीत, अभिनय, कथा का मिश्रण होता है, जो दर्शकों को एक नई भावनात्मक और दृश्य यात्रा पर ले जाता है। जो फिल्म कला होता है ये भी कहीं ना कहीं सौंदर्य कला का महत्वपूर्ण भाग है। सातवां हमारा है रंगमंच यानी नाट्य कला, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फोटोग्राफी कला, डिजिटल कला, ये सभी 10 कला है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। इन 10 कला को आपको अच्छी तरह से देखकर
चलना है। पहले मैं ये मिटा देता हूँ ताकि आप ये देख सको अच्छी तरह से। देखो ये 10 कला ना बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप समझ जाओगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, भारतीय सौंदर्य दर्शन की व्याख्या करें। जो भारतीय सौंदर्य होता है इसके दर्शन की व्याख्या करना है। देखो भारतीय सौंदर्य दर्शन का मुख्य रूप से सत्यम शिवम सुंदरम की बात होती है। ये आध्यात्मिक और आत्मिक अवधारणा पर आधारित है, जहां बाहरी आकर्षण से अधिक आंतरिक दिव्यता और आनंद को महत्व दिया जाता है। ठीक है। देखो भारतीय सौंदर्य के प्रमुख दार्शनिक कला आयाम इस प्रकार है। पहला रस हो गया, दूसरा भाव हो गया, तीसरा हो गया आनंद, आनंद भूति हो गया। ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम हो गया, साधारणीकरण हो गया, हमारा ध्वनि और व्यंजना हो गया, औचित्य हो गया, अलंकार हो गया, प्रतीकात्मक हो गया, आध्यात्मिक एकात्म हो गया। ठीक है। ये सभी कहीं ना कहीं भारतीय सौंदर्य के ही दार्शनिक कलात्मक आयाम हैं। ये 10 के 10 आयाम आप देख सकते हो। ठीक है। रस का मतलब इसमें कहना है कि हम रस की बात करते हैं। भावना की मतलब हम जैसे मान लो कि कविता लिखा है उसमें भावनाएं किस प्रकार की है। ठीक है। आनंद अनुभूति, इसमें कहने का आनंद की बात करते हैं। ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम में जो है जो सत्य है, ठीक है, यानी वो जो सत्य मतलब शिव है, कल्याणकारी है, और सुंदर सौंदर्य सत्य अच्छाई की का ही दृश्य रूप है। में कहीं ना कहीं सत्यम शिवम सुंदरम में कहते हैं कि जो सत्य होता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। साधारणीकरण में कहना कहीं जो भट्ट नायक है इनके अनुसार जब दर्शक अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर कला के साथ एकाकार हो जाते हैं, उस स्थिति को साधारणीकरण कहते हैं। इसमें स्वार्थ और मोह का नाश होता है। ध्वनि व्यंजना औचित्य अलंकार ये सब आपको पता है, और बाकी ये सभी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। तो आप इन सबको देख सकते हो, 10 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, सौंदर्य के स्वरूप की व्याख्या करें। देखो सौंदर्य केवल बाहरी रूप या शारीरिक आकर्षक तक सीमित नहीं है। भारतीय दर्शन और कला के अनुसार सौंदर्य व्यापक और बहुयामी है। यह प्रकृति से लेकर मानवीय संवेदनाओं तक फैला हुआ है। ठीक है। देखो सौंदर्य के 10 प्रमुख स्वरूप हैं। एक हमारा है प्राकृतिक सौंदर्य, यानी कहीं ना कहीं अगर जो प्रकृति होता है वो सुंदर होता है। आंतरिक सौंदर्य यानी आत्मिक सौंदर्य। आंतरिक का मतलब होता है अंदर की बात, जैसे मान लो इंसान के अंदर का मन कैसा है, ठीक है, उसकी भावना कैसी है, उसकी सोच कैसी है, ये भी होता है सुंदरता के अंदर। यानी सौंदर्य के कितने प्रकार हैं? सौंदर्य कई प्रकार के होते हैं। एक प्रकृति सौंदर्य होता है, यानी नेचर जो सौंदर्य है, जो हमारा प्रकृति सुंदर होता है वो एक सौंदर्य हो गया। एक मन के अंदर जो सुंदरता होती है वो सौंदर्य हो गया। एक शारीरिक सौंदर्य हो गया, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। एक कलात्मक सौंदर्य हो गया, एक साहित्यिक सौंदर्य हो गया, एक संगीतमय सौंदर्य हो गया, एक नैतिक सौंदर्य हो गया, एक हमारा चारित्रिक सौंदर्य हो गया, एक दिव्य सौंदर्य हो गया, एक अभिव्यंजन सौंदर्य हो गया। यानी सौंदर्य कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। सौंदर्य हमारे 10 प्रकार के मैंने आपको यहाँ बता रखे हैं, आप इन 10 प्रकार को समझ सकते हो। ठीक है। देखो समझाता हूँ। प्राकृतिक मतलब जो हमारा प्राकृतिक रूप से हमारे पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, सूर्योदय का निकलना है, ये कहीं ना कहीं हमारे प्राकृतिक सौंदर्य में आते हैं। आंतरिक सौंदर्य का मतलब है जो व्यक्ति के मन है, हृदय है, उसका चरित्र है, जो उसके विचार है, ये कहीं ना कहीं आंतरिक सौंदर्य में आते हैं। देखो सौंदर्य का मतलब सुंदर, आंतरिक मतलब मन, मतलब सुंदरता कितनी प्रकार की होती है, सुंदरता कितनी प्रकार की होती है ये आपको बता। जो शारीरिक सौंदर्य यानी जो पर्सनैलिटी होती है लोगों का, वो कितना अच्छा होता है। कलात्मक सौंदर्य का मतलब है हमारा चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला कितना सुंदर होता है। साहित्यिक सौंदर्य का मतलब है जो भाषा, अलंकार, छंद, रस है, इनका उपयोग कविता के अंदर कैसे किया गया, ये साहित्यिक सौंदर्य हो गया। संगीतमय सौंदर्य का मतलब है जैसे हमारा सुर हो गया, लय हो गया, ताल हो गया, की बात होती है इसमें। नैतिक सौंदर्य हो गया, व्यवहारिक सौंदर्य हो गया, ये सभी आसान। अगला प्रश्न आपके सामने है, अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रतिबिंबित सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। देखो महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह भारतीय सौंदर्य शास्त्र का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है।
इसमें बाह्य प्रकृति और आंतरिक भावनाओं का ऐसा सामंजस्य है जो दर्शक और पाठक को आत्मिक आनंद की ओर ले जाता है। इसमें आपको जो है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो प्रतिबिंबित सौंदर्य शास्त्री है ना, इसमें दृष्टिकोण आपको बताने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, आपके टोटल 10 दृष्टिकोण है। एक पहला है हमारा सायास सौंदर्य, यानी कालिदास के अनुसार वास्तविक सौंदर्य को कृत्रिम अलंकारों या आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती। शकुंतला के प्राकृतिक सौंदर्य का वकलन और फूल पत्तियों के आभूषण की शोभायाम होते हैं, क्योंकि सच्चा रूप हर स्थिति में पूर्ण होता है। इसमें कहीं ना कहीं सौंदर्य की बात होती है, प्रकृति और मानव का तादात्म्य। ठीक है, कालिदास की दृष्टि में प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं का सक्रिय हिस्सा है। शकुंतला के विदाई के समय वन के पशु पक्षी वृक्ष लताएं भी दुखी होती हैं। यह सहानुभूति प्रकृति का सिद्धांत है। और अगला है हमारा श्रृंगार रस, आंतरिक सौंदर्य, और हमारा हो गया प्रकृति त्याग, जो हमारा है वो हो जाएगा रस निष्पत्ति हो जाएगा हमारा। विपरीत परिस्थितियों में सौंदर्य, अनुभूति का रहस्यवाद और ध्वनि। ठीक है, आध्यात्मिक उद्धान और शुद्धति। ये जो हमारे है ना, ये कहीं ना कहीं नाटक में प्रतिबिंबित जो प्रमुख सौंदर्य शास्त्री के दृष्टिकोण है वो है। जितने भी सौंदर्य शास्त्री हैं वो अपने अपने दृष्टिकोण जो है ना नाटक में बताते हैं कि कैसा कैसा क्या क्या होता है। टोटल आपके सामने 10 लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 10 आपके सामने लिखे हैं, और ये 10 के 10 आपको पॉइंट हेडिंग बनाकर लिखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको कोई भी पेपर लिखना है, या मतलब आपको ये पेपर लिखना है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको हेडिंग बनाकर ही लिखना है। ठीक है, ये आपका इसमें हो जाएगा। बाकी ये पॉइंट पूरा आसान है। ठीक है, ये पॉइंट आपका जो है, ये पॉइंट आपका पूरा आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, जो हमारा साया सौंदर्य है ये मैंने आपको बता दिया, आभूषण की बात होती है। जो प्रकृति है इसमें प्रकृति की बात होती है। श्रृंगार रस में श्रृंगार रस जो होते हैं, जो भी साहित्य के अंदर रस होता है उसकी बात होती है। ठीक है, आंतरिक सौंदर्य की बात होती है, प्रकृति की सजीवता होती है, त्याग और उदात्तीकरण की बात होती है। ठीक है, यानी भारतीय सौंदर्य शास्त्र में उदात का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। शकुंतला का प्रेम जो है वासनामय ना होकर त्यागमय है। कर्ण के आश्रम के अनुशासन में पले होने के कारण उसके सौंदर्य में भारतीय संयम और त्याग की झलक मिलती है। ये सब बात होती है, यानी ये टोटल दृष्टिकोण है जो बताए हुए हैं हमारे विचारक के तहत। अब अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भरत मुनि के रस निष्पत्ति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जो भरत मुनि थे इन्होंने जो है रस निष्पत्ति के सिद्धांत दिए थे, ये हमको समझना। देखो, आचार्य भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस निष्पत्ति भारतीय काव्य शास्त्र का मूल आधार है। उनका प्रसिद्ध सूत्र है, ठीक है, विभावानुभाव्य विचारी तयोन गाध रस निष्पत्ति। इसका अर्थ कि विभाव यानी अनुभाव और व्यभिचारी संचारी जो होता है, भावों के परस्पर संयोग से जो है आनंद की निष्पत्ति उत्पत्ति होनी चाहिए। ये हमारा जो है भरत मुनि के जो है रस निष्पत्ति के सिद्धांत है जो वो बताए हुए हैं। पहले जो हमारे रस निष्पत्ति है इनके बारे में आपने यहाँ समझ लिया। अब इसके बारे में जो इनके सिद्धांत है इससे जुड़ा हुआ वो आपको यहाँ पर समझना है। देखो, ये आपके सामने 4 सिद्धांत है। स्थायी भाव, यानी मनुष्य के हृदय में जो भाव हमेशा सुप्त अवस्था यानी छिपे रहते हैं, गुप्त रहते हैं, वे ही अनुकूल अवसर पाकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं, जैसे रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि। भरत मुनि ने मुख्यतः जो है 8 स्थायी भाव और जो है 8 ही रस माने हैं ना। अगला है विभाव, जिन कारणों से जो है हृदय, ठीक है, सहृदय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, आलंबन, ठीक है, जिसके प्रति भाव, ठीक है, जिसके प्रति भाव जगे, और उद्दीपन,
जो भावों को और तीव्र करें। तीसरा है अनुभाव, यानी आश्रय की शारीरिक एवं मानसिक चेतनाएं, ठीक है, अनुभाव कहलाती है। जिसे हंसना कांपना, ठीक है, जैसे हंसना हो गया, कांपना हो गया, अश्रु हो गया, बहाना, ठीक है, आदि। चौथा आपके सामने है व्यभिचारी या संचारी भाव। आश्रय के मन में उठने वाले वह अस्थायी मनोभाव जो पानी के बुलबुलों की तरह उठते हैं और मिटते हैं। इनकी संख्या 33 मानी जाती है, ठीक है। देखो अगला आपके सामने है परवर्ती आचार्यों द्वारा व्याख्या। देखो भरत मुनि के सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्दों का स्पष्ट अर्थ न होने के कारण उत्तरवर्ती बाद में आचार्यों ने इसकी 4 अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत की। पहला है आपका उत्पत्तिवाद, जिसे हम आरोपवाद भी कहते हैं। इसके अनुसार रस की उत्पत्ति मूल पात्र में होती है। नट उसका, यानी जो नाटक है उसका केवल अनुकरण या अभिनय करता है। स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से जो है रस उत्पन्न होता है। दूसरा हो गया अनुमितिवाद। इनके मत में दर्शक नट की अभिनय कुशलता के आधार पर मूल पात्र का अनुमान लगाते हैं और उसी अनुमान से उसे आनंद रस की अनुभूति होता है। भूभक्तिवाद, ठीक है, भुक्तिवाद में क्या होता है, ये भोगवाद होता है, भट्ट नायक। इसके अनुसार रस ना तो उत्पन्न होता है और ना ही अनुमानित होता है। काव्य में जो है भावकत्व और भोजकत्व व्यापारों के कारण दर्शक उन्हें, ठीक है, दर्शक अपने व्यक्तिगत सुख दुख भूल जाता है और स्थायी भाव का आनंद करता है। चौथा है अभिव्यक्तिवाद। यह सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। इसके अनुसार हृदय में मन में स्थायी भाव पहले से ही वासना रूप में मौजूद होते हैं। विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से वह स्थायी भाव इस प्रकार जागृत और अभिव्यक्त होते हैं कि दर्शक कह सकते हो तल्लीन होकर जो है परमानंद प्राप्त करते हैं। ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज था, जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपके BSKG भारतीय सौंदर्य शास्त्र किताब के अंदर। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे हैं और इन सभी क्वेश्चन को आपको देकर चलना है। तो जो आपका ये क्वेश्चन था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सभी क्वेश्चन देखकर चलने हैं, आपको वीडियो पूरा देखकर चलना है। अगर आपने वीडियो स्किप करके देखा है तो आप रिवर्स करके वीडियो पूरा देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो आपका पेपर है 8 जुलाई 2026, उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो आपका पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाए, आपके जो नंबर है वो सही आए, ठीक है। और बाकी जो हमारे क्वेश्चन थे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और आपने जिस तरह से ये क्वेश्चन समझा है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और बाकी मैंने आपको इस वीडियो में जो है पेपर लिखने का तरीका बता ही दिया है कि आपको पहले प्रश्नोत्तर लिखना है, फिर आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको बॉडी में आपको पूरा आंसर लिखना है, फिर आपको निष्कर्ष लिखना है। इस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। बाकी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। प्लस इस वीडियो का जो लिंक होता है, इस वीडियो का जो हमारा PDF होता है, उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां जाके आप इस PDF को ओपन कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।